आबेहयात पार्ट 29। या मुजीबुस्साइलीन। वो पाकिस्तान में मामा के कैंप का तीसरा हफ्ता था। वो शुरू के 2 हफ्ते लाहौर में डॉक्टर सब्तली और सईद अम्मा के पास गुजार कर अब बाकी के 2 हफ्ते इस्लामाबाद रहने आई थी। ज़िंदगी अब यूँ भागम भाग या दौड़ कर गुजर रही थी कि इसे इस बराबर वाले घर को देखकर बार बार उदास होना भी याद नहीं आ रहा था। वो घर बिक चुका था, इमामा जानती थी, और इसके खुले कुछ अदलों पर अब मज़ीद तमीरात हो चुकी थी। घर का नक्शा भी कुछ का कुछ कर दिया गया था और इसके नए मकीनों ने। सिकंदर उस्मान और तैयबा वहाँ अकेले रहते थे। तैयबा वक्तन फ़वक्तन अपने सब बेटों के पास दूसरे मुल्कों में आती जाती रहती थी, लेकिन इनका ज़्यादातर वक्त इस्लामाबाद में ही गुजरता था। इमामा और इसके बच्चों ने सिकंदर उस्मान और इनकी रूटीन की ज़िंदगी को उसी तरह तोड़ा था जैसे इनके बाकी बच्चों का अपनी फैमिलीज़ के साथ आना तोड़ता था। सलार पाकिस्तानी मामा के साथ आया था। इनकी फ़्लाइट इस्लामाबाद ही की थी। 2 दिन इमामा इसके साथ वहाँ रहती, फिर इसके साथ लाहौर चली जाती और फिर वहाँ सईदा अम्मा और डॉक्टर सब्तली के पास कुछ दिन गुजार कर वापस इस्लामाबाद आ जाती और फिर वहीं से वापस कांगो चला जाना था उसे। वो वहाँ उनकी आमद का दूसरा दिन था जब सलार ने उसे अमेरिका में अपने किसी पुराने दोस्त के बारे में बताया था जो अब अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान में मुकीम था, और सलार सिकंदर से मिलना चाहता था, उसे मुबारकबाद देने के लिए। सलार सिकंदर अपने पर्सनल विजिट पर था, लेकिन इसे 1 हफ्ते में भी इसे मुसलसल बहुत से सरकारी ओहदेदारान और अहबाब से मिलना था जो इसको वर्ल्ड बैंक के नायब सदारत संभालने पर अभी तक ज़ाती तौर पर मिलकर मुबारकबाद नहीं दे सके थे। कई सालों के बाद साद अपनी फैमिली के साथ सलार से मिलने इसके घर आया था और सलार फौरी तौर पर इसे पहचान ही नहीं सका था। वो मुकम्मल तौर पर बारेश था और इसकी दाढ़ी 80% से ज़्यादा सफ़ेद हो चुकी थी, जिसे रंगने की कोशिश नहीं की गई थी। वो बेहद महंगे ब्रांडेड शलवार कमीज़ में मलबूस था, लेकिन शलवार इसके टखनों से ऊपर थी। वो फरबही माइल था और इसे देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो खाने पीने का शौकीन था और एक्सरसाइज से उससे दिलचस्पी नहीं थी। उसके साथ निकाब लिए हुए इसकी बीवी, एक 8 साल बच्चा और 2 छोटी बच्चियाँ भी थीं। वो और इसकी बीवी सलार और इमामा से बड़ी गर्मजोशी से मिले थे। इमामा जानती थी साद और सलार की शनासाओं में से था, करीबी दोस्तों में से नहीं, लेकिन इसके बावजूद साद अपनी गपशप और बुलंदोबाग कहकों के दौरान सलार के इसके साथ अमेरिका में गुजरे हुए वक्त के बारे में ऐसे ऐसे किस्से निकाल कर सुनाता रहा जैसे वो सलार और बेहतरीन और गहरे दोस्त रहे थे या यारेगार किस्म के दोस्त थे। मुझे तो हमेशा से ही अंदाज़ा था कि सलार बड़ी तरक्की करने वाला था, बस ज़रा किबला ख़राब था इसका। वो भी मैं खींच कर ठीक करता रहता था। चाय पीने के दौरान उसने इमामा पर जैसे एक इंकशाफ किया। सलार और ईमान ने बेख्तियार एक दूसरे को देखा और फिर मुस्कुरा कर रह गए। और अब देखें भाभी कैसा बदला है, मेरी कोशिशें कैसा रंग लाई हैं, साथ कह रहा था। सलार ने अपना कप रखते हुए इसी मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदले, मेरी कोशिशें कोई रंग नहीं ला सकी, इसका बुरा अफसोस है मुझे, सलार ने जिताने वाले अंदाज में कहा। साद ने बेख्तियार कहका लगाया, अरे हम पर कहाँ किसी का रंग चढ़ना था, हम पर तो अपना ही रंग बड़ा पक्का था। भाभी, आपका शौहर नाइट क्लब्स और डिस्कोस का बड़ा शौकीन था, मुझे भी खींच कर ले जाने की कोशिश करता रहता था। नत नई लड़कियों से दोस्ती थी इसकी, बड़ी रंगीन ज़िंदगी गुजारी है इसने। सलार ने साद के बारे में ठीक कहा था, वो नहीं बदला था। पेशतर लोग खुद को बेहतरीन मुसलमान साबित करने के लिए दूसरों के हर ऐब और ख़ामी को दिखाने और जिताने की वबा में मुब्तला रहते हैं या होते हैं, और इनका इस्लाम इन्हें सिर्फ मुकाबला और मवाजना सिखाता है, पर्दापोशी नहीं। वो किसी इंसान के हाल और कामयाबियों पर उसे मुबारकबाद तो दे सकते हैं, उस पर रश्क भी कर सकते हैं, उसे अपना दोस्त कहने पर फ़ख्र भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसके माजी के साबकों और लाहकों को भुलाए बगैर। दिल आज़ादी और दिल चिकनी इनकी इस्लामी गुनाहों की फ़हरिस्त में शामिल नहीं होते। साद भी यही कह रहा था। वो अपनी बीवी के सामने ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि वो कितने नेक शख्स की बीवी थी, जो दुनियावी कामयाबी में सलार सिकंदर से पीछे हो सकता था, लेकिन मोमिन था और रूहानी, दीनी और इखलाकी एतबार से इससे बेहतर था। एहसास कमतरी की एक बेहद भयानक शक्ल होती है जिसमें कोई शख्स ये भी तय नहीं कर पाता कि इसे दोस्त के साथ दोस्ती करनी है या दुश्मनी। साद अब अपने इंकशाफ से जैसे खुद ही महजूज होते हुए अपनी प्लेट में एक नया कबाब लेते हुए हंस रहा था। इमामा का चेहरा फीका पड़ा था। बहुत से इंकशाफात किसी के लिए भी बेतासुर और बेअसर नहीं हो सकते, वो भी जब कोई इंकशाफ इस तरह खुले आम इतने तौहीन-आमेज़ अंदाज में किया गया हो। भाभी बिल्कुल ठीक कह रहा है साद, मेरी काफ़ी रंग बिरंगी लड़कियों से दोस्ती थी, लेकिन साद को तो सिर्फ एक ही रंग की लड़की पसंद थी और मैं ज़रा शौकीन मिजाज था। डिस्कोज और नाइट क्लब्स आता जाता रहता था इन लड़कियों के साथ, लेकिन साथ ज़ाहिर है मेरे जैसा शौकीन मिजाज नहीं था, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर पर ही रहना पसंद करता था। कबाब तो साथ ने प्लेट में रख लिया था, लेकिन प्लेट इसके हाथ से छूटते छूटते ही बची थी। सलार सिकंदर ने कई सालों के बाद ऐसी कमजोरी और बेलिहाजी का मुजाहरा किया था जो इसका एक ज़माने में शनाख्ती
निशान था और इसे साद के 3 कमसिन बच्चों और बीवी के दरमियान इस घटियापन का मुजाहरा करने पर खुशी नहीं हुई थी, लेकिन साद के किसी और मुमकिन तमगा इम्तियाज़ को अपने सीने पर सजाने से रोकने के लिए इसके अलावा कोई हिफाजती इक़दाम कारगर नहीं हो सकता था। क्या नाम था इसका? हाँ, स्टेफनी। अब तो लैक्स ही रह गई होगी या वो भी नहीं है। उसकी याददाश्त सफ़ाकाना हद तक तेज़ थी और इस वक्त इसने साद का कत्ल ही कर दिया था। साद का अंदर का सस अंदर और बाहर का बाहर रह गया था। सलार एकदम इस तरह गुफ्तगू करने लगा था जैसे वो किसी बाड़ या पार्क में अकेले बैठे थे और इनके आसपास किसी दूसरे शख्स का कोई वजूद नहीं था। इस सब की इब्तिदा साद ने की थी, लेकिन इंतहाब सलार कर रहा था। साद जवाब क्या देता, इसका तो सांस लेना भी महाल हो गया था। इमामा इसकी बीवी के तासुरात देख नहीं पाई थी। इसके चेहरे पर निकाब था, लेकिन इसकी आंखों में यह आंखें ये बताने के लिए काफ़ी थी कि वह सलार के इंकशाफात से खुश नहीं हुई थी। खुद इमामा को भी सलार का यह जवाबी वार कुछ ज़्यादा नहीं भाया था। भाभी आप कुछ लें, उसने सूरत हाल को संभालने की बर्वक्त कोशिश करते हुए साद की बीवी आलिया की तवज्जो इस गुफ्तगू से हटाने की कोशिश की थी। नहीं बच्चे और ये ले रहे हैं, बस काफ़ी है। हम कुछ देर पहले ही किसी लंच से आए हैं, तो मुझे तो बिल्कुल भी तलब नहीं है। इमामा को आलिया का लहजा बेहद खुरदरा लगा था। वो साद की तरह बतूनी नहीं थी, या फिर शायद सलार के वहाँ बैठे होने की वजह से और साद के इससे मुसलसल बातें करते रहने की वजह से उसे ज़्यादा बोलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। अब तो ख़त्म नबूवत पर यकीन नहीं रखती ना? क्या सवाल था जो साद की बीवी की ज़ुबान से इमामा के लिए निकला था। कमरे में एकदम खामोशी नहीं, सकता छाया था। वो तजस्सुस नहीं था, जवाबी वार था। साद ने नहीं किया था, बल्कि इसकी बीवी की तरफ से आया था। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। चाय का कप होंठों से हटाकर इमामा ने बेहद मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश की थी। बाज़ हक़े कभी साबके नहीं बनते, वो भी एक ऐसा ही हिस्सा था इसकी ज़िंदगी का जिसका तारुफ इसका रंग फीका करने के लिए काफ़ी होता था। ओह अच्छा, मुझे उन्होंने ये नहीं बताया। वो इसी बेनियाजी से साद की तरफ इशारा करते हुए बोली थी। तो भाभी आप फिर कोई अदारा ज्वाइन करें ना, आपको तो बहुत ज़्यादा इस्लाह और इल्म की ज़रूरत होगी। जब तक आप पाकिस्तान में हैं, आप मेरे साथ एक मदरसे में चलें, वहाँ दर्स कुरान भी होता है और आपकी रूहानी और इखलाकी तरबियत। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे इस्लाम कबूल किया और कादियानियत छोड़े 16-17 साल हो चुके हैं और मैं एक हाफिज़ कुरान की बीवी हूँ। इमामा ने इसकी बात बड़ी नरमी से काटी थी। वो तो मैं भी हूँ, आलिया ने उसी अंदाज में कहा, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपको नहीं पड़ा होगा, मुझे पड़ा है। भाभी आपको इस हवाले से जब भी हमारी मदद की ज़रूरत पड़े हम हाजिर हैं। अब मेल जोल तो होता रहेगा। मैं इंशाल्लाह इस साल वक्त निकाल कर तबलीग के लिए कुछ दिनों के लिए कांगो भी आऊँगा, तो आप लोगों की खिदमत में ज़रूर हाजिर होऊंगा। वैसे भी अच्छा रहेगा अगर हमारे बच्चे आपस में मिलते जुलते रहें। साद ने अपनी तरफ से बर वक्त मौके पर मुदाखलत करते हुए गुफ्तगू संभालने की कोशिश की थी। जी भाभी ठीक कह रही हैं, या ठीक कह रहे हैं, ये हमारे बच्चों को आपस में मिलते रहना चाहिए और हमें भी। बहुत सी चीज़ों में आपको अपने बच्चों की तरबियत करते हुए हमारी रहनुमाई की ज़रूरत होगी। आलिया ने अपने शोहर की गुफ्तगू को मुकम्मल करने की कोशिश की थी। अगर कभी ऐसी ज़रूरत पेश आई तो मैं और इमामा ज़रूर आपसे रहनुमाई लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही। इस बार सलार ने इस गुफ्तगू में मुदाखलत करते हुए जैसे एक फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की थी। यार बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे, तुम इनसे तो मिलवाते। मैं चाह रहा था एहसन और जिब्रील भी आपस में मुतारिफ हो जाते। साद सलार को कम से कम इस हद तक ज़रूर जानता था कि वो इसके लहजे की बेरुखी और बेतनाई को पहचान लेता, और वो इसने पहचान ली थी। और एक बार फिर इसने बात बदल कर माहौल को खुशगवार करने की कोशिश की थी। जी ज़रूर, बच्चे अभी ला ही रहा होगा मुलाजिम बाहर लॉन में खेल रहे थे। इमामा ने साद की इस कोशिश को कामयाब करने में साथ दिया था, और इससे पहले कि वहाँ कोई और बात होती मुलाजमा या मुलाजिम के साथ अनाया और जिब्रील कमरे में दाखिल हुए थे। साद ने बड़ी गर्मजोशी से इन दोनों को प्यार किया था। फिर जिब्रील और एहसन का एक दूसरे से तारुफ करवाया। 4.5 साल का जिब्रील और 7 साल का एहसन, जिनकी ये पहली मुलाकात थी, लेकिन वो आखिरी मुलाकात नहीं थी। वो दोनों एक जैसे थे, मिजाजन कम को रिजर्व्ड, बहुत तमीज़दार। जिब्रील एहसन से उम्र में बहुत छोटा होने के बावजूद अच्छा कद काट रखता था, और देखने में इनके दरमियान उम्र का फ़र्क इतना नुमाया नहीं था। 6 साल आसिया और 4 साल मरवा एहसन की निस्बत इतनी रिजर्व नहीं थी। वो लोग आध घंटा और बैठे थे और फिर इन्हें अपने घर आने की दावत देकर चले गए थे। वो एक यादगार और खुशगवार मुलाकात नहीं थी, लेकिन उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि इनकी हर मुलाकात ऐसे ही तासुर लिए हुए रहने वाली थी। साद और आलिया के जाने के बाद सलार और इमामा ने इस मुलाकात के दौरान होने वाले इंकशाफात को दोहराया था, न इन लोगों के बारे में गुफ्तगू की थी। इनका ख्याल था वो इनकी ज़िंदगी में सिर्फ शनासाओं की कैटेगरी में रहने वाले लोग थे, इनका हल्का बाप बनने वाला नहीं था। इन्हें इस वक्त ये अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हुआ था कि वो दोनों ख़ानदान एक अजीब व गरीब रिश्ते में जुड़ने वाले थे।
सलार 1 हफ्ते के बाद वापस कांगू चला गया था और इमामा इस्लामाबाद से लाहौर सलार के साथ आई थी। फिर वहीं अगले 2 हफ्ते रही थी, कुछ दिन डॉक्टर सब्त अली के पास और कुछ दिन सईद अम्मा के पास, जो इन ही दिनों पाकिस्तान आई हुई थी। वहाँ से वापस इस्लामाबाद आने पर इमामा और बच्चों को सिकंदर उस्मान और तैयबा के साथ बहुत सा वक्त गुजारने को मिला था और इसके वापस जाने में अभी 1 हफ्ता बाकी था जब सिकंदर उस्मान ने बड़े गौर खौज के बाद इसको हाशिम मुबीन के बारे में बताया था। वो कई दफ़ा मुझसे मिलने आए हैं तुम्हारा नंबर लेने के लिए या तुम्हारा एड्रेस लेने के लिए, लेकिन मैं इतनी हिम्मत अपने अंदर नहीं पाता था कि तुम्हें और तुम्हारा और इनका रब्ता करवाता, क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम फिर परेशान हो। सिकंदर उस्मान उससे कह रहे थे, लेकिन मुझे लगा मैं बहुत ज़्यादती करूँगा तुम्हारे साथ भी और इनके साथ भी अगर मैं इनकी ये ख्वाहिश पूरी ना करूँ। वो बेयकीनी से उनका चेहरा देख रही थी। वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं, ये सवाल इंसान माँ बाप से नहीं पूछता, सिकंदर उस्मान ने धीमे लहजे से उससे कहा था। इसके हलक में जैसे फंदा लगा था। वो ठीक कह रहे थे, ये सवाल इंसान माँ बाप से नहीं पूछता, लेकिन उसे तो ये भूल ही गया था कि इसके माँ बाप भी हैं। ज़िंदगी के 16-17 साल उसने इनके बगैर गुजारे थे, इनके होते हुए भी। वो आज भी इनसे मोहब्बत करती थी, आज भी इनके बारे में जज्बाती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों ने सब कुछ बदल दिया था। वसीम की मौत ने, जिब्रील और अनाया और हमैन ने और सलार ने। अब मिलने का फ़ायदा नहीं है, उसने सर झुकाकर सिकंदर उस्मान से कहा और उसे यकीन नहीं आया था कि वो इनसे मिलने से इनकार कर रही थी। वो तो सिर्फ अपने ख़ानदान से मिलने की मिन्नतें ही करती रही थी, इनकार तो हमेशा वो दूसरी तरफ से आया था। आज पहली दफ़ा वो इनकार कर रही थी। कुछ ना कुछ बदला था इमामा में, या फिर सब कुछ ही बदल गया था। माँ बाप के बारे में हम फ़ायदे और नुकसान में नहीं सोचते, सिर्फ हक और फ़र्ज़ सोचते हैं। सिकंदर उस्मान ने एक बार फिर बड़ी रसानियत से उससे कहा था। उन्होंने इस बार भी ठीक कहा था। सर झुकाए वो अपनी गोद में रखे हाथों पर जैसे माजी को एक फ़िल्म की फ्लैशबैक की तरह गुजरते देख रही थी, और वो ये फ़िल्म इतनी बार देख चुकी थी क्या वो इसे देखना भी नहीं चाहती थी। वो अपनी याददाश्त के इस हिस्से को ही जैसे काट कर खुद से अलग कर देना चाहती थी। पापा, मैं अब इस मौलिक पुल पर नहीं झूल सकती, मेरे बच्चे हैं, अब मैं अपनी ज़हनी उलझने इन तक मुंतकिल नहीं करना चाहती। मैं बहुत खुश और पुरसुकून हूँ अपनी ज़िंदगी में, बस ऐसे ही रहना चाहती हूँ। किसी लानत मलामत का बोझ मैं नहीं उठा सकती, अब किसी माफ़ी तलाफ़ी की भी ज़रूरत नहीं रही मुझे। जो गुजर गया बस गुजर गया, मैं वापस पलट कर नहीं देखना चाहती। वो सिकंदर उस्मान से कह रही थी और इसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ था कि इसकी आंखें कब बरसना शुरू हो गई थी। इमामा वो मुसलमान हो चुके हैं, वो जामिद हो गई थी। समझ में नहीं आया कि वो क्या रद्द अमल दे। खुश हो वो खुश थी, रो पड़े वो पहले ही रो रही थी। अल्लाह का शुक्र अदा करे वो हमेशा करती रहती थी। वो मुसलमान ना भी होते तब भी मैं तुम्हें कहता तुम इनसे मिल लो। हम सब बहुत खामियों वाले इंसान हैं, गलतियाँ गुनाह सब करते रहते हैं, सब एक जैसे ही हैं, कुछ खूबियों में अच्छे कुछ खामियों में बुरे, लेकिन सबसे बेहतर शायद वो होता है जो दरगुजर करने का हौसला रखता हो। और बाज़ गुनाहों की सज़ा जब अल्लाह दे देता है तो फिर हमें नहीं देनी चाहिए। सिकंदर उस्मान ने उसे समझाया था। वो इसके अंदर की कैफियत से बेखबर थे, होते तो ये सब ना कहते। सवाल माफ़ी का तो था ही नहीं। औलाद और माँ बाप का ताल्लुक माफ़ी पर तो कभी खरा किया ही नहीं जा सकता। गिले शिकवे का वक्त भी अब गुजर चुका था। वो इनका सामना इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो अब खुद अपने वजूद को बिखरता हुआ नहीं देख सकती थी। उसने बेहद मुश्किल से अपने आप को समेटा था, सलार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। उसने सिकंदर उस्मान से बहस नहीं की थी। वो अगले दिन हाशिम मुबीन से मिलने पर भी तैयार हो गई थी, लेकिन वो इस रात सो नहीं सकी थी। कुछ लोगों के रूबरू होने के लिए अब सारी उम्र तरसते रहते हैं और फिर जब इनका होना तय पा जाता है तो समझ नहीं आता इंसान इसका सामना करेगा कैसे। आज से कुछ साल पहले हाशिम मुबीन ने यह काम किया होता तो इस वक्त वो 7वें आसमान पर होती। अपने ख़ानदान को अपने दीन पर ले आने, गुमराही के रास्ते से पलट आने के लिए इसने बड़े साल दुआएं मांगी थी और इस ख़ानदान का माजूल सरबराह अब जब तायब हो गया था तो इमामा अपने दिल की कैफियत को समझ ही नहीं पा रही थी। वो अगली पहर आए थे। वो कमरे में आई तो बाप पर पहली नज़र डालते ही रो पड़ी थी, ना रोने का तहिया किए हुए भी। वो बेहद ज़ईफ़ लग रहे थे। ये तिनतने वाला वो वजूद नहीं था जिससे वो सारी उम्र डरती रही थी। हाशिम मुबीन ने उसे गले लगा लिया था। वो नम आँखों के साथ भी बड़े हौसले से इनसे मिलकर अलग हुई थी, पहले की तरह। आदतन इनसे लिपटी नहीं रही थी और फिर वो आमने सामने 2 सोफ़ों पर बैठ गए थे। इस कमरे में इन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। वो दोनों थे और तवील गहरी खामोशी थी। फिर इस खामोशी को हाशिम मुबीन की हिचकी और सिसकियों ने तोड़ा था। वो बुरा आदमी अब बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा था। इमामा इन्हें चुपचाप बैठे देखती रही थी। वो भी बेआवाज़ रो रही थी। उसकी आंखों से बरसने वाले आंसू इसकी थोड़ी से टपकते हुए इसकी गोद में रखे हाथों पर गिर रहे थे। वक्त वाकई बड़ा जालिम होता है। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैंने बहुत जुल्म किया अपने आप पर, अपने ख़ानदान पर। पता नहीं कैसे हो गया ये सब कुछ। हाशिम मुबीन रोते हुए इतराफ़ कर रहे थे और इमामा को याद आया था उन्होंने एक बार उससे कहा था कि वो जो कुछ
करने जा रही थी वो इस पर बहुत पछताएगी। एक वक्त आएगा कि उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वो वापस पलटकर इनसे माफ़ी मांगने आएगी और तब वो इसे माफ़ नहीं करेंगे। वक्त वाकई बड़ा बेरहम और जालिम होता है। उसके सामने बैठकर बच्चों की तरह रोता हुआ यह बुरा शख्स उसका अपना बाप ना होता तो वो आज बहुत फ़ख्र महसूस करती कि उसका सर नीचा नहीं हुआ था, किसी और का हुआ था। पर सारा दुख यही था कि इसका बाप अपने किए की सज़ा पा रहा था तो भी तकलीफ़ इसी को हो रही थी। मुझे लगता है इमामा मुझे तुम्हारी बद्दुआ लग गई, हाशिम मुबीन ने रोते हुए कहा। मुझे कभी बद्दुआ करने का ख्याल ही नहीं आया अबू, आपके लिए क्या किसी के लिए भी नहीं। उसने भी लाकर हाशिम मुबीन से कहा था। वो आज इस तुनतुने के साथ इसके सामने होते तो वह इन्हें कहती कि इन्हें इसकी बद्दुआ नहीं लगी, इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने की सज़ा मिली है। वो रुतबा जो अल्लाह ताला ने सिर्फ उन्हें अता किया था, इस रुतबे को किसी और को दे देने का खुमियाजा भुगत रहा था उनका ख़ानदान। और सिर्फ कादियानी नहीं हुए थे बल्कि उन्होंने इस मज़हब की तबलीग भी बुरी जांफशानी से की थी। पता नहीं कितनों को गुमराह किया था और इस गुमराही के बदले में कितनों की आकबत ख़राब की थी। वरना इनके ख़ानदान में कभी ये तो नहीं हुआ था जो इनके साथ हो रहा था। वो करोड़पति थे और सारी उम्र आसाइशों में गुजारने के बाद वो अपना बुढ़ापा ओल्ड होम में गुजारने पर मजबूर हो गए थे। उनके ख़ानदान में पहली बार कोई ऐसे बेघर बेदर्द हुआ था। लेकिन इनके ख़ानदान में गुमराही की रवायत भी हाशिम मुबीन ने ही कायम की थी। आपने देर से किया लेकिन सही और अच्छा फ़ैसला किया, ये एक जुमला कहते हुए मामा को बेहद तकलीफ़ हुई थी। उसे वसीम याद आया था, साद याद आया था, उसे अपना वो ख़ानदान याद आया था जो सारे का सारा गैर मुस्लिम था और गैर मुस्लिम ही रहने वाला था। वापस तो या वो पलटी थी या हाशिम मुबीन। तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में, बहुत वक्त लगा दिया मैंने तुम्हारे सामने आने में, लेकिन बस माफ़ी मांगना चाहता था तुमसे और तुम्हारी एक अमानत थी मेरे पास, वो मरने से पहले तुम्हें दे देना चाहता था। हाशिम मुबीन ने बिलाकर अपनी हिचकियों और सिसकियों पर काबू पा लिया था। वो अब अपने साथ लाए हुए बैग से एक लिफाफा निकालकर उसे दे रहे थे। ये क्या है? उसने लिफाफा थामे बगैर उनसे पूछा। जायदाद में तुम्हारा हिस्सा, उसी हिस्से के लिए तुम्हारे भाइयों को खफा कर दिया मैंने और वो ये भी ले लेना चाहते थे मुझसे, लेकिन मैं तुम्हारी चीज़ इन्हें नहीं दे सकता था। सारी उम्र तुम्हें कुछ नहीं दे सका, कुछ तो देना चाहता था तुम्हें मरने से पहले। वो इनकी बात पर रो पड़ी थी। अब्बू इसकी ज़रूरत नहीं थी मुझे, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं इसे लेकर क्या करूँगी? अगर मेरे भाइयों को मेरा हिस्सा दे देने से इनकी ज़िंदगी में आपके लिए कोई गुंजाइश निकलती है तो आप ये इन्हें दे दें। हाशिम मुबीन ने बेहद मायूसी से नफ़ी में सर हिलाया था। मैं इनके लिए गैर मुस्लिम हूँ इमामा, वो मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक चुके हैं जैसे कभी मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंका था, वो शिकस्त खुर्द अंदाज में कह रहे थे। फिर आप मेरे हिस्से को बेचकर अपने लिए कोई घर ले लें, कोई जगह। मेरे पास अब इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, आपका कोई रुपया पैसा मेरी ज़रूरत नहीं रहा। इमामा ने लिफाफा पकड़कर इनके बैग में वापस रख दिया था। तुमने मुझे माफ़ नहीं किया, उन्होंने रंजीदगी से कहा। मैं आपको माफ़ करने या ना करने वाली कौन होती हूँ अब्बू? ये फ़ैसला तो आपके लिए अल्लाह को करना है। मैं तो सिर्फ ये दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह आपको माफ़ कर दे। बड़ी माफ़ी तो वहाँ से आनी चाहिए। वो सर झुकाए बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम हमसे मिलती रहोगी ना? अजीब आस और हसरत थी। मामा ने सर हिला दिया। माँ बाप का ये हाल उसे दिल गिरफ्तार किए हुए था। हाशिम मुबीन के चेहरे पर इस मुलाकात के दौरान पहली बार मुस्कुराहट आई थी। मैं जायदाद का ये हिस्सा तुम्हारे बच्चों के नाम कर देता हूँ मामा। अबू मैं आपकी जायदाद और रुपए पैसे में से कुछ भी नहीं लूँगी, मैं लूँगी भी तो सलार वापस कर देगा, उसने हाशिम मुबीन को दो टोक अंदाज में कहा था। हाशिम मुबीन कुछ देर बैठकर फिर उसे साथ लेकर इसकी माँ से मिलवाने गए थे। सिकंदर उस्मान और इनकी बीवी भी साथ गई थी। वो एक और जज्बाती मुलाकात थी। तुम अब बहुत बहादुर हो गई हो, उसरा सलार ने उससे कहा था। उसने अपने दिन की रौदात सुनाई थी फ़ोन पर। कैसे? वो इसके तबसरे पर हैरान हुई थी। तुम आज एक बार भी रोई नहीं मुझे अपने पेरेंट्स से मुलाकात के बारे में बताते हुए। वो चुप रही। फिर उसने सलार से कहा, आज एक और बोझ मेरे कंधों और दिल से हट गया है। बहुत देर से ही सही, लेकिन अल्लाह ताला ने गुमराही से निकाल ही लिया है मेरे माँ बाप को। दुआएं कबूल होती हैं सलार, देर से ही सही पर कबूल हो जाती हैं। इमामा के लहजे में एक अजीब तमानियत थी, जैसे सलार ने हज़ारों मील दूर बैठकर भी महसूस किया था। तुम्हारी हो जाती हैं, उसने मध्यम आवाज़ में इमामा से कहा था। क्या तुम्हारी नहीं होती? उसने जवाबन पूछा। मेरी भी होती हैं, लेकिन तुम्हारी ज़्यादा होती हैं, वो कह रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, इमामा ने जवाबन कहा। वो हंस पड़ा। तो मेरे पेरेंट्स को ओल्ड होम से निकाल कर एक घर ले दो सलार। इनके पास मेरे लिए जायदाद का जो हिस्सा है इसे बेचकर, बेशक कोई छोटा सा घर हो, लेकिन इन्हें वहाँ ओल्ड होम में नहीं देख सकती। मैं पापा से कह दूंगा, वो कर देंगे ये काम, इनका ख्याल भी रखेंगे। तुम अगर इस्लामाबाद में मुस्तकिल रहना चाहती हो तो रह सकती हो इमामा, तुम और बच्चे वहाँ। इमामा ने उसकी बात काट दी। मैं यहाँ मुस्तकिल नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ और वापस आ रही हूँ उसी तारीख को। मम्मी, हमैन कब बड़ा होगा?
उस दिन जिब्रील ने अपनी आर्ट बुक में कुछ बनाते हुए इमामा से पूछा, जो रोते बिलखते हमायन को हमेशा की तरह थपक थपक कर खामोश करने और कुछ खिलाने की कोशिश कर रही थी और इस कोशिश में बेहाल हो रही थी, और इसकी ये हालत जिब्रील और अनाया बगौर देख रहे थे। वो कुछ महीने पहले कांगो में अपने नए घर में मुंतकिल हुए थे, इस होटल में 2-3 महीने रहने के बाद। बड़ा तो हो गया है, इमामा ने इसके सवाल पर और अंदाज पर गौर किए बगैर कहा। तो फिर रोता क्यों रहता है? इमामा बेचारगी से अपने बड़े बेटे को देखकर रह गई। आप इससे पूछ लें कि इसको क्या चाहिए। वो इमामा को जैसे मसले का हल बता रहा था। मैं पूछ नहीं सकती और वो बता नहीं सकता। इमामा अब भी उसे उठाए लाउंज में टहलते हुए उसे थपक रही थी और वो उसी तरह रोते हुए इसकी गिरफ्त से आज़ाद होने के लिए मचल रहा था। वो इसे नीचे बिठा देती तो वो गोद में उठाए जाने के लिए हाथ बुलंद कर करके धारे मारता, और ये ड्रिल दिन में 2-3 बार का मामूल था। रोना हमायन सिकंदर का मनपसंद मशगिला था। वो बगैर आंसुओं के गला फाड़ फाड़ कर रोता रहता था और फिर रोने के बीचों बीच कोई भी दिलचस्प चीज़ नजर आने पर एकदम रोना बंद करके इसका जायज़ा लेने में मसरूफ़ हो जाता, और जब इस काम से फारिग हो जाता तो एक बार फिर अपने रोने के सिलसिले को वहीं से जारी करता जहाँ उसने छोड़ा था। 7-8 माह की उम्र में भी इसने बैक वक्त 4 दांत निकालने शुरू कर दिए थे, जो खरगोश के दांतों की तरह इसके मुंह के दरमियान में थे और इसके रोने और हंसने पर नजर आते थे। इसको जल्दी किस बात की है? बैक वक्त 4 दांतों को निकलते देखकर सलार ने कहा था। जिब्रील और वो हमायन सिकंदर के बारे में एक जैसे तासुरात और ख्यालात रखते थे। ये तुम खुद इससे पूछ लो, इमामा ने जवाब दिया था। हमायन को पालना इसके पहले 2 बच्चों की निस्बत ज़्यादा थकाने और आजमाने वाला काम साबित हो रहा था। हमायन सिकंदर इन 4 दांतों के ज़ुहूर पजीर होने से पहले भी सिर्फ बड़ों के खाने वाली हर उस चीज़ में दिलचस्पी महसूस करता था जो चटखाड़े वाली होती। अपने पोपले मुँह के साथ भी चिप्स इसके पसंदीदा खुराक थी, जिसे वो सिर्फ चबा नहीं निगल भी सकता था। वो चिप्स का पैकेट तक पहचानता था और ऐसा मुमकिन नहीं था कि जिब्रील और अनाया इसके करीब बैठकर कोई चीज़ इत्मीनान से उसे खिलाए बगैर खुद खा लेते। वो एक अजीबोगरीब बच्चा था, और ये बयान इसके बारे में सलार सिकंदर ने दिया था, जिसका ख्याल था इसने ऐसी मखलूक कभी नहीं देखी थी। सिकंदर उस्मान ने इससे कहा था, मैंने देखी है, वो तुम्हारी कॉपी है, ये ज़्यादती है। सलार ने इनकी बात पर एहतजाज किया था। वो और तैयबा इन लोगों के पास कांगो आए हुए थे जब वो दोनों हमायन सिकंदर के हाथों बनने वाली इनकी दुर्गत देख रहे थे। वो तब 10 माह का था और सबसे पहले जो लफ्ज़ इसने बोलना शुरू किया था वो साला था, और हर बार सलार को घर में दाखिल होते देखकर वो बेहद खुशी से हाथ पाँव मारता, साला साला चिल्लाते हुए इसकी तरफ जाने की कोशिश करता था। ये पहला लफ्ज़ था जो इसने बोलना शुरू कर दिया था। जिब्रील और अनाया की तरह वो भी जल्दी बोलना सीख रहा था। इसमें चीज़ों की शिनाख्त और पहचान की सलाहियत भी इन दोनों की तरह मुनफरिद थी, लेकिन इसके बोलने की सलाहियत इन दोनों से भी अच्छी थी। बेटा बाबा। पहली बार सलार के लिए वो लफ्ज़ सुनकर हंसी से बेहाल होने के बावजूद इमामा ने इस लफ्ज़ को बदलने की कोशिश की थी। वो सलार पर हाथ रखते हुए इसे तोड़ तोड़ कर सिखा रही थी, बाबा, साला। हमायन ने माँ की मेहनत पर पानी फेरते हुए सलार के लिए वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो वो सलार के लिए माँ को पुकारते सुनता था। तुम इसे बाबा मत सिखाओ, सिर्फ रे लगवा दो मेरे नाम के साथ, ये भी गनीमत होगा मेरे लिए। सलार ने उसे मशवरा दिया था। वो बहरहाल कुछ ज़्यादा महसूस नहीं हुआ था इस तर्ज तखातुब से, जो सिकंदर उस्मान और तैयबा के लिए एक तफरी बन गई थी। और 5 साल जिब्रील बिदाके से तहम्मुल और दनाई के साथ अपने इस इकलौते छोटे भाई को देखता रहता था, जिसने इनके घर के अमन और सुकून को पिछले तकरीबन 1 साल से ताउबाला करके रख दिया था। पहले इसका ख्याल था हमायन बड़ा हो जाए और चलना शुरू हो जाए तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जब बिलाखिर इसने चलना शुरू किया तो देखकर उसे अंदाज़ा हुआ कि वो इस मसले का गलत हल था। हमायन सिकंदर को पैर नहीं पड़ मिल गए थे और वह कहीं भी जा सकता था और कहीं से मुराद कहीं भी, और इसकी फेवरेट जगह बाथरूम थी। वो भी वहाँ इस वक्त जाना पसंद करता था जब जिब्रील उसे बाथरूम में जाता दिखाई देता, और जिब्रील ने इसके हाथों कई बार खासी शर्मनाक सूरत हाल का सामना किया। जिस बाथरूम को बच्चे इस्तेमाल करते थे इस बाथरूम में लॉक नहीं था और दरवाजे का हैंडल घुमाकर उसे खोलना हमायन के बाएँ हाथ का खेल था। जिब्रील के लिए हमायन की मौजूदगी में बाथरूम जाना जान जोखों का काम बन जाता था। वो इमामा या हैडी के आसपास ना होने पर बाथरूम के दरवाजे के अंदरूनी तरफ बाथरूम पर पड़ी इन सब चीज़ों को रुकावटों के तौर पर दरवाजे के सामने ढेर करके फिर बाथरूम का इस्तेमाल करता था। सलार सिकंदर अगर उसे अजीबोगरीब कहता था तो हमायन सिकंदर बाप के दिए गए स्टेटल पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहा था और पूरी दिल जमी के साथ। कभी कभी इन सबको लगता था हमायन सिकंदर को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, मगर दुनिया में हर फिरौन और रामूसी होता है और चुन्नी की इनकी ज़िंदगी में आमद एक ऐसी ही नेमत के तौर पर हुई थी। नायब सदर के तौर पर सलार सिकंदर ने अफ्रीका के लिए किसी इंसान की तरह नहीं, मशीन की तरह काम किया था। इसकी मुलाजमत का दौरान अफ्रीका के तरीके सुनहरी तरीन सालों में गर्दाना जाता था। वह अफ्रीका में तकर्रुर होने से पहले अफ्रीका की मईशत का माहिर समझा जाता था।
लेकिन वहाँ अपने क्याम के दौरान सलार सिकंदर अफ्रीका के इंसाइक्लोपीडिया में तब्दील हो गया था। अफ्रीका का कोई मुल्क या इलाका ऐसा नहीं था जिसके बारे में मालूमात इसकी उंगलियों पर नहीं थी और जहाँ इसने कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनाए थे। वो वर्ल्ड बैंक की नुमाइंदगी करते हुए अफ्रीका की फलाह और तरक्की के लिए काम की ख्वाहिश रखते हुए जैसे वहाँ एक दो धारी तलवार पर चल रहा था। उसे वर्ल्ड बैंक यानी आलमी ताकतों के अहदाफ भी हासिल करने थे, उन्हें नाराज़ भी नहीं करना था और उसे अफ्रीका में अफ्रीकी अवाम की फलाह बहबूद को भी मद्देनज़र रखना था। वो मुश्किल तीन अहदाफ के हसूल के लिए नामसाद तरीन हालात में काम कर रहा था और कामयाबी से कर रहा था। पेट्रस अबीका की मौत और इससे पैदा होने वाले हालात वर्ल्ड बैंक के लिए एक वक्ती झटका थे। वो मसलहतन पसपा होने पर मजबूर हुए थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि अफ्रीका के लिए आलमी ताकतों की पॉलिसियाँ बदल गई थी और सलार ये बात बखूबी जानता था। थोड़े ही वक्त गुजरा था कि सब कुछ नज़रों से ओझल और यादाश्तों से महव होना शुरू हो गया था। गरीब कौमों की यादाश्तें इनके पेट के साथ बंधी होती हैं, पेट खाली होता है तो इनकी यादाश्तें भी खाली हो जाती हैं। पेट्रस अबीका भी बहुत जल्द अपनी कौम की यादाश्तों से गायब होना शुरू हो गया था और सलार को इस बात का अंदाज़ा था। वो जानता था कि यह वक्ती उबाल है जो कुछ अर्सा इस कौम को मुश्तल रखेगा। इसके बाद ज़मीनी हक़ाइक़ इन्हें ये सब भूलने पर मजबूर कर देंगे और ज़मीनी हक़ाइक़ ये थे कि अफ्रीका के अवाम अपनी हर ज़रूरत के लिए तरक्की याफ्ता कौमों पर इन्हसार करते थे। इनकी रोज़ी रोटी इनके प्रोजेक्ट्स में काम करके ही चलती थी। इनके लिए अपने लीडर्स और हुकूमतें करप्ट थीं, चोर थीं, जो मुल्की वसाइल को सिर्फ अपने फ़ॉरेन बैंक अकाउंट्स को भरने के लिए इस्तेमाल करती थी, अपने मुल्क और अवाम की ज़िंदगी और हालात बदलने के लिए नहीं। अफ्रीका में सब कुछ था, अपने हालात बदलने की नीयत नहीं थी और ये नीयत कोई दूसरा इंसान इनके अंदर पैदा नहीं कर सकता था, सलार सिकंदर भी नहीं। और ये वो हक़ाइक़ थे जिनसे मगरबी दुनिया वाकिफ़ थी, तो अफ्रीका भी अनजान नहीं था। सलार सिकंदर की वजह से अगर कोई फ़र्क पड़ा था तो सिर्फ ये कि अगर पहले इन प्रोजेक्ट्स का 10% वहाँ की अवाम की बेहतरी पर खर्च हो रहा था, तो अभी इसका तनासुब 20 से 30% के दरमियान हो गया था और इससे बड़ी तब्दीली नहीं ला सकता था। वो 20 से 30% वसाइल भी अगर ठीक इस्तेमाल होते तो वहाँ बेहतरी की रफ्तार 4 गुना की जा सकती थी और ये काम सलार ने किया था। वो इन वसाइल के इस्तेमाल को 100% शफाफ नहीं बना सकता था, लेकिन इसके इस्तेमाल का फोकस ठीक कर सकता था, तरजीहात दुरुस्त कर सकता था और वो इसमें बड़ी हद तक कामयाब रहा था। एक नायब सदर के तौर पर अफ्रीका में इसकी और इसके ऑफिस की कारकर्दगी और इस्तेदाद दुनिया के दूसरे खित्तों में काम करने वाले नायब सदरों के मुकाबले में बेहतरीन थी। वहाँ शुरू होने वाले प्रोजेक्ट्स केस इंडस्ट्रीज़ के तौर पर दूसरे खित्तों में वर्ल्ड बैंक के दूसरे नायब सदर उठाने पर मजबूर हो गए थे। वो वर्ल्ड बैंक का सरबराह नहीं था, लेकिन सलार ने अपने आप को बहुत नुमाया ना रखते हुए भी वर्ल्ड बैंक के बाकी तमाम नायब सदरों को न सिर्फ किनारे लगाकर गैर फाल कर दिया था, बल्कि वर्ल्ड बैंक के इस अगले सदर को भी पस मंज़र में धकेल दिया था, जिसे पेट्रस अबीका की मौत के दौरान पैदा होने वाले क्राइसिस पर काबू ना पा सकने की पादाश में पुराने सदर को हटाकर तैनात किया गया था। वो 3 साल मुसलसल टाइम किए मैन ऑफ द ईयर के तौर पर इसके सर्वक का हिस्सा बना था और वर्ल्ड बैंक के साथ होने वाले इस प्रोजेक्ट के बारे में इख्तलाफात से पहले वो वर्ल्ड बैंक के हलकों में एक बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वर्कर की हैसियत या शोहरत रखता था, जो हर लिहाज से गैर मतनाज़ा और बेहद अच्छी शोहरत का मालिक था। और अब इस शोहरत को ख़राब करने वाली शय सिर्फ एक थी, इसका बुनियाद परस्त मुसलमान होना, जो एक तकरीर के अलावा और इसके लाइफस्टाइल के अलावा इसके काम और पॉलिसी में कभी नहीं चलता था। सलार सिकंदर की मुलाजमत का दौरानिया ख़त्म होने के करीब आ रहा था। बैंक ने यह दौरानिया ख़त्म होने से 2 साल पेशतर ही सलार सिकंदर को मुलाजमत में तोसीक की ऑफ़र की थी और इसने ये ऑफ़र कबूल नहीं की थी। फिर इस ऑफ़र को वक्फे से बार बार बेहतर पैकेजेस के साथ इसे इसरार के साथ पेश किया जा रहा था, लेकिन सलार का इनकार कायम था। वो अफ्रीका में अपने काम को ख़त्म करना चाहता था और वर्ल्ड बैंक के साथ साथ अमेरिकन हुकूमत के लिए भी ये तशवीशनाक बात थी। अफ्रीका को सलार सिकंदर से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं चला सकता था। इस बात पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई दो राय नहीं थी और ना ही अमेरिकन हुकूमत को कोई शिबा था। उसने पिछले चंद सालों में ना सिर्फ वर्ल्ड बैंक की साख और इमेज ही अफ्रीका में बदल कर रख दिया था, बल्कि इसने अमेरिकी हुकूमत के लिए भी वहाँ खैर सगाली के जज्बात दोबारा पैदा करने में बहुत कामयाबी हासिल की थी। इसका वर्ल्ड बैंक को इस वक्त छोड़कर जाना इनके लिए बहुत बड़ा दचका होता, लेकिन वो रुकने पर तैयार नहीं था और अमेरिकन हुकूमत को सोचना पड़ रहा था कि वो इसे ऐसी क्या चीज़ पेश करे जो इसे रोक सके। वर्ल्ड बैंक की इस दारत ही यकीनन ऐसा एक ताज था जो इसको पहनाकर इसे रोका जा सकता था। सलार सिकंदर इस ओहदे के लिए मौजू तरीन और कम उम्र तरीन उम्मीदवार था, मगर इस ओहदे पर सलार सिकंदर की तैनाती अमेरिकी हुकूमत के लिए खुद एक मसला बन गई थी। वो एक बुनियाद परस्त मुसलमान को वर्ल्ड बैंक का सदर नहीं बना सकते थे और वो इस बुनियाद परस्त मुसलमान को किसी और चीज़ की ऑफ़र करके रोक भी नहीं पा रहे थे। यह फैसला इन्हें करना था कि क्या
उसकी मुस्लिम बुनियाद परस्ती को नज़रअंदर किया जा सकता है, लेकिन अभी अमेरिकी हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के पास इस बारे में सोचने के लिए वक्त था, क्योंकि सलार की मुलाजमत का दौरानिया ख़त्म होने में 1 साल बाकी था। इस 1 साल में सलार सिकंदर की ज़िंदगी में 3 बड़े वाक़यात हुए थे और तीनों ने इसकी ज़िंदगी पर बहुत गहरे नकूश छोड़े थे, गहरे और हमेशा रह जाने वाले। और यह कहना गलत नहीं था कि इन वाक़यात ने एक बार फिर इसकी ज़िंदगी बदल दी थी। चुन्नी गुलाम फ़रीद भी इसकी ज़िंदगी में इसकी आखिरी और चौथी औलाद के तौर पर इसी साल आई थी और इसकी ज़िंदगी का पहला बड़ा वाक़या था। जारी है। नावल का अगले हिस्सा सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।